प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर जिसका नाम है कथा एवं उपन्यास, उसकी 13वीं ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा 13वां लेक्चर है जिसमें हमने पाठ्यक्रम से लेके यूनिट फर्स्ट में जो गबन उपन्यास है 232 पृष्ठ का कुल 52 अंकों में विभाजित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित 1931 में प्रकाशित और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गबन उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे। ये कुल 52 अंकों में था। हमने इसके 6 एपिसोड यानी 6 अंक पढ़े थे और जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लासों में परंपरा डाली है कि हम जब भी किसी भी अंक के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले के अंकों के बारे में हल्का सा रिवीजन कर लेंगे कि उससे जब हम पढ़े तो वहां तक हम बहुत जल्दी गेन करें। उस कहानी को तारतम्य में बैठाने के लिए मैं आपको 1 से लेकर 6 एपिसोड तक की कहानी वापस से सुनाऊंगा, फिर हम एपिसोड 7 पढ़ेंगे। आपने देखा कि प्रयाग में एक गांव है, वहां पर दीनदयाल जी है, उनकी पत्नी मान की इकलौती लड़की जालफा। जालफा बचपन से आभूषण प्रेमी है और बचपन से ही वह एक आभूषण से बहुत ज्यादा प्रेम लगाव रखती है जो उसे विवाह के समय प्राप्त होने वाला है, क्योंकि माता पिता ने बचपन में यही समझाया था कि जब जालफा की शादी होगी तो उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे चंद्रहार देंगे। जालफा इंतजार करती है कि कब उसकी शादी हो और कब उसे चंद्रहार मिले। इधर दीनदयाल के अच्छे मित्र हैं, प्रयाग के रहने वाले, कचहरी में बाबू का काम करने वाले दयानाथ। उनका परिवार हमने देखा, रामेश्वरी, रमानाथ, गोपीनाथ, विशंबरनाथ। रमानाथ उनके परिवार में बड़ा लड़का है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी बेरोजगार है। 7 वर्षों के उपरांत संयोग से रमानाथ और जालफा का विवाह तय होता है, जिसमें दीनदयाल 1000 रुपए टीका अन्य वस्तुएं देंगे और दयानाथ जालफा के लिए चंद्रहार देगा। किंतु रमानाथ की फिजूल खर्ची के कारण दयानाथ जी चंद्रहार नहीं दे पाते और उसी चंद्रहार न देने की घटना से, अपनी माता के व्यवहार से, सहेलियों के कटाक्ष से, बचपन की अभिलाषा टूटने से जालफा व्यथित होकर एक कसम खाती है कि जब तक उसे चंद्रहार नहीं मिलेगा वो किसी भी प्रकार के गहने धारण नहीं करेगी। और इसी कसम के कारण, इसी चंद्रहार न मिलने के कारण जालफा का ससुराल में जो व्यवहार है वो थोड़ा रूखा हो जाता है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है। किंतु रमानाथ उसे काफी प्रेम रखता है। दयानाथ उदार में डूब चुके हैं, वो मन ही मन कुंठित हो चुके हैं, क्योंकि रामेश्वरी और रमानाथ उन्हें ऊपर की कमाई रिश्वत लेने की बात करते हैं और वो इतने ईमानदार है कि वो कभी भी रिश्वत लेना नहीं चाहते। दयानाथ जी अपने लड़के को समझाते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं नौकरी करें, रोजगार करें, जिससे 2 पैसों की आवक होगी, उधारी वालों की उधारी चुकता होगी, वरना समाज में बदनामी होने लगेगी। रमानाथ ईमानदारी का मार्ग न अपनाकर, रोजगार या नौकरी न करके दूसरे तरीके से उधारी चुकाने की कोशिश करता है। वही रमानाथ का तरीका हम देखेंगे अंक 7 के अंदर, जिसमें रमानाथ कई दिनों तक मन में एक योजना, जिसे हम षड्यंत्र कह सकते हैं, उसका निर्माण करता है और उसी षड्यंत्र का साकार रूप, उसी षड्यंत्र को पूरा करेगा वो इस एपिसोड में। जैसे उस दिन रमानाथ पूरे दिन मन में विचार लाता है कि आज रात को मुझे ये करना है। उस रात को संध्या के समय वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम पूर्वक बातें करता है, चापलूसी की बातें, दिखावे की बातें, आडंबर की बातें, पत्नी पर फिजूल खर्च करता है, उसके नई ड्रेस लाना वगैरह कुछ ऐसी चीजें। जालफा अपने पति की बातों से सम्मोहित है, क्योंकि पूरे घर में जालफा सब लोगों से निराश है क्योंकि चंद्रा नहीं दिया, किंतु
अपने पति से प्रसन्न है, क्योंकि पति चंद्रा न देने का कारण दयानाथ और रामेश्वरी को बताता है कि इनके पास बहुत पैसा है, किंतु ये जालफा को चंद्रा देना नहीं चाहती। इसी कारण जालफा अपने सास और ससुर से निराश है, किंतु अपने पति से स्नेह रखती है, प्रेम रखती है। रमानाथ जालफा से ऐसी ही प्रेमपूर्ण बातें करके उसे गहरी नींद में सुलाने की कोशिश करता है। जालफा तनाव के कारण, घर गृहस्थी के कामकाज के कारण जल्दी सो भी जाती है, गहरी नींद के अंदर। इधर रमानाथ जी को जो तरीका उनके पिताजी दयानाथ ने बताया था कि उधारी चुकाने के लिए वो रोजगार करें, रमानाथ जी उस तरीके को, रोजगार को, ईमानदारी पूर्वक पैसे कमाने को त्याग देते हैं और उस षड्यंत्र को सफल बनाने की आज कोशिश करते हैं। षड्यंत्र क्या है कि जालफा जब गहरी नींद में सो जाती है तो वो जालफा के अलमारी को खोल के उसके गहने, आभूषण, जेवरात के संदूक की चोरी करते हैं। चुपके से उस अलमारी से उस संदूक को निकाल के ऊपर के कमरे से सीढ़ियों से होते हुए नीचे घर में आ जाता है और आकर अपने पिता दयानाथ को नींद से उठाकर संदूक उनको थमा देते हैं। दयानाथ अचंभित हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं कि ये क्या है, ये संदूक कहां से लाया। और थोड़ा सा परिचय होने के कारण कि संदूक में क्या रखा जाता है, गहने जेवरात होंगे, वो एकदम डर जाते हैं और रमानाथ को कहते हैं इसे क्यों उठा लाया। रमानाथ कहता है आप ही का तो हुक्म था। आप ही का हुक्म से तात्पर्य दयानाथ जी ने उधारी चुकाने हेतु रमानाथ को कहा था रोजगार करने का, नौकरी करने का, किंतु रमानाथ जी ने उस रोजगार को किसमें ट्रांसफर कर दिया, किसमें पलट दिया, षड्यंत्र में, चोरी करने में। रमानाथ जी कहते हैं आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ कहते हैं नहीं, झूठ कहते हो, मैंने कब कहा था कि अपनी पत्नी के गहने चोरी करके उधारी चुकाओ। इधर रमानाथ कहते हैं तो क्या वापस रखाऊं। अब देखिए ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है कि रमानाथ कहते हैं क्या ये संदूक वापस रखाऊं। इतने में दयानाथ कहने वाले होते हैं, नहीं कहा उन्होंने क्योंकि कहने का समय ही नहीं मिला। दयानाथ कहने वाले होते हैं कि जाके वापस रखाओ, किंतु ये कहने से पूर्व ही जालफा की नींद खुल जाती है। वो चिल्लाती है कि अरे मेरे गहने चोरी हो गए, गहने चोरी हो गए, चोर चोर चोर। जब रमानाथ को जालफा के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो गहने के संदूकची वहीं अपने पिता के पास में पटक कर फटाफट सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी के पास जाता है। जालफा चिल्ला रही होती है नींद में से, नींद खुल रही होती है। तब रमानाथ कहता है क्या हुआ। तो जालफा कहती है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था जिसमें एक चोर मेरे गहनों की अलमारी में से मेरे गहने चुरा रहा था। इसके लिए एकदम से मैं चिल्लाई डर के मारे। रमानाथ कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके गहने कोई नहीं चुरा रहा, आप सो जाइए। रमानाथ वापस से मीठी मीठी बातें करके अपने पत्नी जालफा को सुला देता है, किंतु सुबह जब जालफा उठती है तब अपनी अलमारी को खोल के अपनी संदेह दूर करना चाहती है कि वाकई में गहने चोरी तो नहीं हुए थे। जब वो अपने